नमस्कार। जोशीमठ को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक में विचार मंथन हुआ और कुछ फैसले भी लिए गए। इसमें सवाल उठा कि क्या लगातार धंसते जा रहे जोशीमठ के पीछे एनटीपीसी जिम्मेदार है। उत्तराखंड सरकार ने अब इसकी जांच कराने का फैसला लिया है। जोशीमठ में जमीन धंसने के कारण की जांच 8 इंस्टीट्यूट्स करेंगे। जोशीमठ के लोग लंबे समय से एनटीपीसी की परियोजना का विरोध कर रहे हैं। साथ ही वहां जमीन धंसने की इसरो द्वारा सैटेलाइट इमेजेस सबूत दे रही हैं। एक रिपोर्ट। जोशीमठ में दरारों से ढह रहे अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर और गुरुद्वारों में रह रहे लोगों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। 71 साल की मंदोदरी देवी को दरार पड़ चुके अपने आलीशान 10 कमरों के घर को छोड़कर इस राहत शिविर के एक कमरे में अपने परिवार के 6 लोगों के साथ रहना पड़ रहा है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। मंदोदरी को अब तक एक नए पैसे का मुआवजा नहीं मिला है। अपने हालात बयां करते करते मंदोदरी भावुक हो जाती है। 2 मंजिला मकान था, 10 कमरे थे, अपनी सब सुविधाएं थी, अपने जो होती अपने घर में क्या एक पैसे से हम 23 साल से रह रहे थे उस कमरे में। उस वजह से हमने गांव में भी अच्छा नहीं बनाया। वैसे जाते आते थे कभी कभी, अब कहाँ जाए क्या करें। और तब वो सब सामान का भी कोई इधर फेंक रहा, कोई उधर फेंक रखा, रिश्तेदार के घर रख रखा, पहनने को भी कपड़े नहीं मिल रहे। वैसी वो स्थिति हुई है हमारी। आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं? हाँ, क्या करेंगे। सभी रो रहे तो क्या करना। जब किसी के सिर से छत चले जाती तो दुख तो होता ही है। तकरीबन 8 विस्थापित परिवारों ने जोशीमठ के गुरुद्वारे में शरण ली है। इनका कहना है कि वो हमेशा गुरुद्वारे या राहत शिविर में नहीं रह सकते। सरकार इन्हें कहीं बसाए या स्थिति स्पष्ट करे। सरकार ने तो बोला कि हम पर भरोसा करो और जितना हो सकता है उतना हम जो है कि सहायता करेंगे, लेकिन कब तक हम जो है कि गुरुद्वारे में रहेंगे। और काफ़ी जो है कि भयावह जो है वहाँ पे इतनी स्थिति खराब है कि वहाँ जाना भी अब जो है कि डर लग रहा है। हमारे पास तो इतना बिजनेस भी नहीं है कि जो हम आगे बढ़ा सकें। हमारे पास जो भी है तो हम मकान पे ही निर्भर है, किराए पे ही निर्भर है कि हमारा किराया है उससे बच्चों का भविष्य बढ़े। क्योंकि अभी तो मकान भी नहीं है और बच्चे हमारे सब छोटे छोटे हैं, पढ़ने वाले हैं। ऐसा ही नहीं है कि हमारे बच्चे रोजगार पे हैं, छोटे बच्चे हैं और अब तो घर से भी उम्मीद नहीं है कि हम घर पे कुछ कर सके। जोशीमठ को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कई अहम फैसले किए। सहायता पैकेज से पहले सर्वे और लोगों से बात की जाएगी। भारत सरकार से भी राहत पैकेज मांगा जाएगा। 1 सप्ताह के भीतर राहत पैकेज तैयार करेगी सरकार। विस्थापित परिवार के 2 लोगों को मनरेगा की दर पर भुगतान किया जाएगा। 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ किए जाएंगे। बैंक लोन के लिए 1 साल की अवधि दी जाएगी। सभी पर्वतीय क्षेत्रों की धारण क्षमता की जांच होगी। सभी मंत्री 1 माह का वेतन सीएम राहत कोष में देंगे। 8 संस्थान इस वक्त जोशीमठ भू धसाव के कारणों की जांच करेंगे। एनटीपीसी का काम बंद है। अभी एनटीपीसी की जिम्मेदारी है कि नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। हाँ, उसमें जो 1.5 लाख की जो इंटरिम पैकेज की घोषणा हुई थी तो उसमें हमें धनराशि मिल गई है। और कई परिवार ऐसे हैं, करीब 60 फैमिलीज़ को हमने उनके जो हैं चेक्स रेडी कर दिए हैं। कईयों को हमने आज डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। लगातार हम लोगों को बुला रहे हैं कि वो अपनी धनराशि को कलेक्ट कर ले। अभी कुछ दरारें बढ़ी हैं कुछ घरों में। हम लोग देख रहे थे कुछ लोग और शिकायत कर रहे हैं। वो जो डेटा है वो 731 का ही है। ओवरऑल हमारा जो है वो सर्वे, जो हमारी टीम्स हमने कंस्टिट्यूट करी हैं वो घर घर जाके सर्वे कर रही हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंस आ रहा है कि कहीं पर दरार आ रही है तो जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी हमें बता रहे हैं।
पर इसी बीच इसरो ने ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें दिखाया गया है कि 27 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक यानी सिर्फ 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है। जोशीमठ से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू के राजौरी में हुए 2 आतंकी हमलों की जांच अब एनआईए करेगी। जम्मू में आज गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा हालात पर अहम बैठक के बाद ये ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री ने कहा है कि खराब मौसम के चलते वे राजौरी नहीं जा पाए, लेकिन पीड़ित परिवारों से उन्होंने बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू के सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि आतंकियों की मंशा चाहे जो भी हो, हमारी सुरक्षा एजेंसियां जम्मू की रक्षा के लिए तैयार रहेंगी। चाहे जम्मू हो, एनआईए और जम्मू पुलिस दोनों मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। जांच में एनआईए के साथ जम्मू पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा और विगत 1.5 साल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, इस सारी घटनाओं को एक साथ रखते हुए ये टीम आतंकवादी गतिविधियों की जांच उसी दायरे में करे। जम्मू के नागरिकों को इतना भरोसा दिला सकता हूं कि इनकी आतंकवादी ग्रुपों की मंशा जो भी हो, परंतु हमारी एजेंसियां मुस्तैद होकर जम्मू की सुरक्षा करेगी। दिल्ली में जारी अधिकारों की लड़ाई के बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी के सक्सेना से मुलाकात की। इस बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी दिल्ली की सरकार को काम करने से रोक रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने एलजी के सामने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ऑर्डर रखकर कहा कि वे हमारे काम में दखल नहीं दे सकते। केजरीवाल ने दावे के मुताबिक एलजी ने कहा कि मैं सुप्रीम हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस जजमेंट में साफ साफ लिखा है 2 जगह। एक लिखा है द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन एंट्रस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ये दूसरा एक और पेज, ये 231 पेज पे मैंने दिखाया। एक और पेज आता हूं, यहां पे लिखा हुआ है देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। इससे ज्यादा बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। मैंने ये ऑर्डर अभी एलजी साहब को दिखाए। मैंने कहा सर ये देखो 2 पेज, ये 2 लाइन पढ़ लो आप। तो एलजी साहब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं संविधान में लिखा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी अफसर को कोई भी आदेश दे सकता है, ये मुझे पावर है। मुख्यमंत्री के इन आरोपों के बाद एलजी के दफ्तर ने बयान जारी करके कहा है कि एलजी के साथ बैठक के बाद केजरीवाल के तमाम बयान भ्रामक हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, एलजी के अधिकारों को लेकर झूठी बातें कही गई, एक खास एजेंडे के तहत बनावटी और तोड़ मरोड़ कर बातें रखी। केजरीवाल के इन बयानों को खारिज करते हैं। सीएम को सलाह है कि वो संविधान, संसदीय नियमों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप काम करें। सिर्फ इसलिए मौजूदा कानून से ना भागे कि उन्होंने इसे कोर्ट में चुनौती दी है। और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनाव में किए गए वादे पर पहली कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगा दी। कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव के प्रचार के दौरान पुरानी पेंशन लागू करने का वायदा किया था। इससे हिमाचल के 1,36,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके साथ ही महिलाओं को 1,500 रुपये पेंशन देने का भी फैसला किया गया था। इससे पहले कल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि पुरानी पेंशन वोटों के लिए लागू नहीं कर रहे, बल्कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए लागू कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ से खबर है,
कोयले के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छत्तीसगढ़ में 10 जगहों पर छापेमारी हुई। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ काडर के सीनियर आईएसपी अमलगन के रायपुर और भिलाई आवास, कांग्रेस नेता अग्नि चंद्राकर और कारोबारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को राज्य में कथित कोयला लेवी घोटाले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में छत्तीसगढ़ और कुछ अन्य राज्यों में कई स्थानों पर छापे मारे हैं। राज्य की राजधानी रायपुर, कोरबा, दुर्ग और झारखंड और बेंगलुरु जो कर्नाटक में, वहां पर तलाशी ली गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फीला तूफान आया है। लाहौल स्पीति के रशेल गांव में इसका असर देखने को भी मिल रहा है। हालांकि अभी तक इसमें कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमवी गंगा विलास क्रूज को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई है। ये क्रूज 51 दिनों में 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा और इसमें 36 यात्री सवारी कर सकेंगे। ये क्रूज 27 नदियों से होता हुआ वाराणसी से चलकर डिब्रूगढ़ पहुंचेगा और क्रूज को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा पर जा रहे यात्रियों का अभिनंदन करते हैं और क्रूज से देश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। ये पूर्वी भारत में ट्रेड और टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर बनाने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें, उड़ीसा में विश्व हॉकी मुकाबले का आयोजन चल रहा है। राउरकेला में भारत और स्पेन के बीच ये पहला मुकाबला भारतीय टीम का आज चल रहा है। 2-0 से आगे है भारत। बहरहाल इसकी तमाम इस पर नज़र बनी रहेगी और 15 देशों की टीम्स इस प्रतियोगिता में, विश्व प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। और देश भर में आज लोहड़ी की धूम है। लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मना रहे हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना से लोहड़ी के जश्न की तस्वीरें आई हैं। इस त्यौहार पर लोग मूंगफली, गजक खाते हैं, लोकगीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। आइए सुनते हैं लोग इस त्यौहार को किस तरह से मना रहे हैं। जहाँ पर बेटा बेटी की शादी हो तो ये सेलिब्रेट जो लोहड़ी वाले दिन किया जाता है, तो उसके साथ साथ जो बेटी है, बेटी की आगे बेटी है जो हमारी दोतरी है, उसकी भी सेलिब्रेट करते हैं। ये लोहड़ी का दिन जो है ये बहुत अच्छा त्यौहार और पंजाब का माना जाता है, जहाँ पर हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं और सभी लोग इकट्ठे होते हैं, आस पड़ोस वाले भी इकट्ठे होते हैं और उसका जश्न मनाते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। पापा ने बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट किया है तो हम बहुत खुश हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भाई और भाभी की नई शादी हुई तो उनकी फर्स्ट लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मैं अपनी बेटी की भी लोहड़ी कर रही हूँ। ये 3rd लोहड़ी है इसकी। लोहड़ी सेलिब्रेट बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਵਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹੀ सेलिब्रेट ਅੱਜ कर रहे हैं जी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। आप सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की कल की शुभकामनाएं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।